चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पार्ट 3 से लिया गया और 100% आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसे समझ लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको एग्जाम में ये सवाल आएगी, आप इसको आसानी से करिएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और ये पार्ट नंबर 6 जो कि हम पार्ट 1 से यानी कि चैप्टर 1 से आ रहे हैं, ये चैप्टर 3 पहुंचे हैं और ये पार्ट नंबर 6 है, यानी कि आपको पार्ट 1 से लेकर अगर सभी पार्ट को वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा हम इसमें लिखने का प्रयास नहीं बल्कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये बोला क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष मतलब 5 साल बाद जो है जैकब की आयु जो है उसके पुत्र से 5 गुना हो जाएगी। तो हमें ये नहीं देखना है कि कितना हो जाएगा, पहले ये चेक करो कि अभी कितना है प्रेजेंट समय पे। तो हमें वर्तमान का मालूम नहीं है, तो यहाँ पर वर्तमान का हम यक्स मानेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु मतलब तुरंत का पहले चेक करिए कि अभी कितने साल के हैं। तो माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, कितना है यक्स वर्ष है। और उसके पुत्र का जो है मान लेते हैं वाई, तथा उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष है, तथा उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष है। ठीक, जैकब की आयु कितना मान लिए, यक्स वर्ष मान लिए, तथा उसके पुत्र की आयु कितना मान लिए, हम वाई वर्ष मान लिए। बोला क्या है 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या है, बाद का मतलब है कि 5 वर्ष बाद मतलब आगे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद के लिए, 5 वर्ष बाद के लिए, ध्यान समझिएगा आप लोग, 5 वर्ष बाद के लिए मतलब जब 5 वर्ष ये आगे जाएंगे तब जैकब की आयु कितना होगा। 5 वर्ष बाद के लिए जैकब की आयु, जैकब की आयु हम कितना माने हैं यक्स, तो यक्स में 5 जुड़ जाएगा यानी कि यक्स प्लस कितना हो जाएगा 5 वर्ष आयु इसकी हो जाएगी, 5 साल आगे चले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसके पुत्र, जैसे जैकब की 5 वर्ष बाद हम देखेंगे तो पुत्र की भी देखना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु हो जाएगा वाई है, तो वाई प्लस का ये भी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या बोला है 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम आएंगे प्रश्नानुसार, मतलब देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा उसके अनुसार हम आगे सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, मतलब जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, जैकब की आयु यक्स प्लस 5, पुत्र की आयु, देखिए ये जैकब की आयु हो गया और ये जो है पुत्र की आयु हो गया। तो जैकब की आयु पुत्र की आयु का तिगुना, तिगुना मतलब 3 गुना। तो यहाँ पर पुत्र की आयु का तिगुना मतलब पुत्र की आयु में हम 3 से गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमसे बोला था। ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 इक्वल 3 से गुणा कराएंगे 3 वाई प्लस में 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यक्स है और ये प्लस में 3 वाई है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 15 ये वाला, ये 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यक्स माइनस 3 वाई इक्वल में 15 में से 5 घटाएंगे तो ये 10 आएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 1 बनेगा। और यहाँ पर देखिए पुनः फिर से ये कुछ बोला है, आइए देखते हैं क्या कहा है। बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व के लिए जो पिता है उसकी आयु यक्स है, 5 वर्ष पूर्व आएंगे तो 5 मतलब घटेगा और पुत्र वाले में भी 5 घटेगा क्योंकि 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों में से, जैसे वहाँ पर बाद के लिए दोनों में जुड़ा था, बाद के लिए दोनों में जुड़ा था, ये तिगुना बोला तो 3 गुना किए, वैसे पूर्व के लिए दोनों में 5 घटेगा। अब कई गुना बोला है देख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था, कितना 7 गुना, तो पुत्र की आयु का 7 गुना कर देंगे। तो यक्स माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 7 वाई माइनस में 7 पचे का 35 होगा। तो यक्स माइनस, ये देखिए ये माइनस प्लस में है, इक्वल के पहले लाएंगे तो माइनस में 7 वाई हो जाएगा इक्वल माइनस का 35, 5 इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 7 वाई बराबर का ये घटाने पर माइनस का 30 आएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण देखिए यहाँ पर भी यक्स प्लस में है, यहाँ पर भी यक्स प्लस में है, तो घटा देंगे तो ये यक्स आपस में कट जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे यक्स माइनस 3 वाई इक्वल में 10,
अगला जो है हम समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस 7y इक्वल में माइनस का 30। इसको आइए घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस, ये घटाते समय चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। ये माइनस 3y है, जब यहाँ चिन्ह बदलता है तब ये इस ऊपर वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये माइनस में 3 है और ये 7, ये वाला 7 जो है प्लस में है, तो ये आएगा प्लस का 4 आएगा, मतलब 4y। और 10 30 ये दोनों प्लस में हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में हो गया चिन्ह बदलने के बाद। 10 चौक 40 होगा, तो y बराबर होगा 40 बटे में 4, 4 दहम्मा 40। तो y कितना आ गया? 10 आ गया। y कितना आ गया? 10 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख कर x निकाल लो। तो यह समीकरण 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x माइनस 3 गुणे y की जगह पर हम 10 करेंगे, इक्वल में 10 होगा। x माइनस 3 दहम्मा 30 बराबर का 10 होगा। x बराबर 10, ये माइनस 30 इधर आएगा, प्लस का 30 होगा। x बराबर कितना आएगा? 40 आएगा। तो यहाँ पर देखिए y कितना आ गया? 10 और x कितना आ गया? 40 आ गया। अब लास्ट में लिखेंगे अतः, सबसे पहले हम जैकब की आयु माने हैं, तो अतः जैकब की आयु x माने थे, तो x के स्थान पर 40 है, तो तुम अतः जैकब की वर्तमान आयु लिख सकते हो। वर्तमान आयु कितना है? 40 वर्ष। वर्तमान आयु कितना है? 40 वर्ष। तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? y यानी कि 10 वर्ष। 10 वर्ष होगी या है? 10 वर्ष। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष क्योंकि x माने थे, और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष क्योंकि y माने थे। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि यही इतना करना था। और बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना, ये पूरे 6 नंबर का पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अदर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो लिए हैं वो NCERT से है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का पूछा जाता है वो तो आप अपने एग्जाम अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने स्टेट के हिसाब से। तो चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यूपी बोर्ड में तो 6 नंबर का आता है, ध्यान देना। और चलिए, ये 22 नंबर सवाल थी, जो कि इसके पहले तो आपको पार्ट 5 तक करा दिए थे। चलिए 3 सवाल आज के इस वीडियो में कराने वाले, जो कि तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगले। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 23 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखिएगा तो आपको इस तरीके से 2 सवाल मिलेगी, एक उदाहरण में है और एक आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ये जो है ध्यान है, 3.3 में आप देखेंगे तो मिलेगा NCERT में, और 3.3 या 3.2 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इसको तो क्वेश्चन बैंक से लिखे हुए हैं, अनसॉल्व में भी ये पूछी गई है, क्वेश्चन बैंक में भी देखिए, दोनों में था, तो हम कहे इसको बता ही दिया जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई 2 अंक है जिनके अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9 है। और फिर बोला है इस संख्या का 9 गुना, तो ये सब अभी छोड़ते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग दिया है, तो पहले हम ये चेक करते हैं आखिर वो 2 अंकों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या। मान लेते हैं 2 अंक जो है x और y हैं, तो x और y रखेंगे। दोनों का योग बोला है तो योग के लिए प्लस करेंगे। ये इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा कराओगे तो y का नम y होगा। ये दहाई के स्थान पर है 10 से कराओगे तो कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या जो है ये 10x प्लस y, तो माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, जिनमें या जिसमें इकाई अंक, इकाई जिसमें इकाई का अंक, तो इकाई में क्या माने हैं? वहाँ y है, तो इकाई का अंक y तथा यहाँ से देख सकते हो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। तो इकाई का अंक y तथा इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक x है। दहाई का अंक कितना है? x है। ठीक, इतना हम करेंगे। अब उसके बाद क्या बोला है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर आप चेक करो तो क्या बोला है कि दोनों अंकों की संख्या का योग, मतलब जो x और y है इन दोनों का योग जो है ये 9 है। बोला है ना, संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, तो दोनों का योग 9 कर दिए और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगा। क्या बनेगा? ये हमारा जो है समीकरण 1 बन जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है, अब इतना प्रश्नानुसार हो गया, x प्लस वाई बराबर इतना। ये क्या बोला है? ध्यान सुनिएगा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब ये, इस संख्या का 9 गुना, 10x प्लस वाई का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना,
फिर बोला है संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब इसे ये है तो संख्या यही रहेगा 10 रहेगा, बस यक्स वाई आपस में बदल दो, बस मतलब पलट दो यक्स वाई को, मतलब जहाँ यक्स है वहाँ वाई कर दो और जहाँ वाई है वहाँ यक्स कर दो। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना, मतलब जो अंकों को पलटने से बनी है इसका दोगुना है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 9 दहम्मा 90x हो जाएगा, 9 का नम 9y बराबर 2 दहम्मा 20y होगा, 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। इसको सॉल्व करते हैं 90x, यक्स वाला इधर आएगा तो -2x होगा, यहाँ पर 20y है, 9y इधर आएगा तो माइनस में 9y होगा, इसको घटाएंगे तो 88x होगा, ये हो जाएगा 11y, तो 11 8 88 हो जाएगा, तो 8x बराबर y, मतलब y बराबर 8x हो जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे समीकरण 2 कर देते हैं, या फिर अब इसी y का मान ले आकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण हमारा एक ये है, तो x प्लस y के स्थान पर 8x करेंगे बराबर का 9 होगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9x बराबर का 9, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अब x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में, तो हम 2 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान जो है वो रखेंगे 2 में, तो y है बराबर, तो y बराबर 8 लिखेंगे, इंटू में x के स्थान पर 1 करेंगे, y बराबर 8 का नाम 8, y बराबर 8 का नाम 8। अब यहाँ पर x भी निकल आया, y भी निकल आया, लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या या फिर वह संख्या, अतः वह संख्या। तो हम यहाँ पर देखिए संख्या को हम माने क्या थे, तो हम संख्या को जो माने हैं वो 10x प्लस y माने हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह संख्या या फिर अभीष्ट संख्या कितना 10x प्लस y लिख देते हैं एक बार, फिर 10 गुणे x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 8 करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने निकाला है। तो 10 का नाम 10 हो जाएगा प्लस 8, 10 में 8 को जोड़ेंगे 18, यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा, और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे देंगे। बाकी आप लोग इसी को सीरियल से पढ़ लीजिएगा, आपका बोर्ड में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, ये पूरी गारंटी हमारी है, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस फुल कराएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ध्यान देना, कम से कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कतें ना हो। तो ये हमारी सवाल नंबर 23 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 24 को। यहाँ पर देखिए जो 22 नंबर सवाल है वो 24 नंबर में जो दिया है, यानी कि जो तीसरी नंबर सवाल इस वीडियो की है, बोला है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुपात से संबंधित देता है। ये समीकरण बनाकर ही सॉल्व करें, करना वैसे ही है, बस दिया इस तरीके से है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 दिया है, 9:7 दिया है। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम जो है दो व्यक्ति हैं तो इसको एक व्यक्ति को हम दो व्यक्ति दिया है तो यहाँ पर दो व्यक्ति ए और बी भी कर सकते हैं। तो दो व्यक्ति मान लेते हैं कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, तो ए की आयु आपका पहला 9 हो गया और बी की आयु 7 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माना व्यक्ति ए तथा बी हैं, माना व्यक्ति ए तथा बी हैं। कभी कभी तो आपको दे देगा ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय। आपको मनोहर में आप जाएंगे, मतलब मनोहर की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर ए और बी ही देगा आपको, मनोहर बुक में आपको ए और बी ही देगा। और बाकी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो वहाँ पर दो व्यक्ति की आय देगा, मतलब सवाल वही है, बस थोड़ा बहुत का इधर उधर चेंजिंग कर देगा। तो माना व्यक्ति ए और बी है, तो ए की मासिक आय 9 और बी की मासिक आय 7 है। तो यहाँ लिखेंगे ए की मासिक आय, क्या लिखेंगे, ए की मासिक आय पहला वाला कितना है 9, ए की मासिक आय 9, और अनुपात से कोई भी गिनती बाहर लेंगे तो ये x के साथ आएगा, तो 9x हो गया। और बी की मासिक आय ये भी आपका जो है देखिए 7x ही रहेगा, y नहीं करेंगे क्योंकि एक अनुपात से अगर कुछ भी निकलता है तो उसमें अगर x माने हैं 9x तो ये भी 7x होगा। अगला क्या बोला, खर्च का अनुपात, तो खर्च को ही हम लोग बोलते हैं व्यय, खर्च को ही क्या बोलते हैं, व्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तथा ए की मासिक व्यय, ध्यान देना खर्च को ही क्या बोलते हैं, व्यय। तो ए की मासिक व्यय, देखिए वो आय है ये व्यय है, तो व्यय ए का 4 हो गया, बी का 3, तो 4 से 4x। बी की मासिक व्यय, वी की मासिक व्यय का मतलब खर्च होता है, तो ये 3y हो जाएगा। और इसको भी y मानेंगे ना, इसको y मानेंगे तो ये भी y, ये x दोनों, ये y, क्योंकि अनुपात में है तो सेम ही रहेगा। तो अब x कर देंगे, दोनों में मिल जाएगा, तो x और y किए हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर क्या बोला है,
यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, यहाँ पर 200 भी आपको मिलेगा, उसमें आप मनोहर में देखेंगे 200 कभी कभी देता है, कभी 2,000 देता है। हमको समझना है, रटना तो है नहीं, यहाँ पर हम 2,000 ही रहने देते हैं। बाकी मनोहर में आप देखेंगे तो वहाँ 200 मिलेगा आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्या बोला है, 2,000 बचा लेता है प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक का मतलब ए और बी दोनों जो है 2,000 बचा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की बचत, ए की बचत, ध्यान सुनना, ए की बचत। देखिए ए की बचत का अगर देखेंगे तो ए वाला ये 9x कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 4y, मतलब 9x बचा रहा है तो प्लस में, और ये खर्च कर रहा है तो माइनस में। अगर ऐसा करता मतलब इतना कमा के इतना खर्च कर रहा है तो इसमें से ये 2,000 रुपये बचा लेता है, फिर भी कितना बचा लेता है 2,000 फिर भी बचा लेता है, जो कि ऊपर आप देखें। तो वैसे ही अगर बी की बचत निकालें, बी की बचत, तो बी वाली बात करें तो ये 7x रुपये कमाता है, जिसमें से 3y रुपये खर्च करता है, फिर भी इसके पास 2,000 रुपये बचते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आइए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किससे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। बाकी प्रतिस्थापन विधि वाला जो है आप देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्नावली ही है, पूरा प्रतिस्थापन द्वारा कैसे करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नियम कर सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। देखिए थोड़ा यहाँ पर मिलाते हैं, 9 7 है, अलग अलग है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। इसमें अगर हम 3 से गुणा कराते हैं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसमें हम 4 से गुणा कराते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, मतलब समीकरण 1 में 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से, तथा समीकरण 2 में इसमें 4 से। तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करके, पहले आइए गुणा करते हैं, फिर देखेंगे जोड़ना है घटाना है। वैसे भी दोनों चिन्ह सेम है, जब सेम चिन्ह हो मतलब माइनस माइनस दोनों में है, तो ऐसे कंडीशन में तो घटाना ही पड़ेगा। तो 4 से गुणा करके घटाने पर तो आइए सबसे पहले हम इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो 3 नवा कितना हो जाएगा 27x, पूरे में करेंगे 3 इसमें किए, 3 नवा 27, माइनस में 3 चौक 12, फिर इसमें 3 से करेंगे 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। यहाँ 4 से करेंगे, 4 से 28x, माइनस 4 यहाँ कितना होगा 12y होगा, 4 0 0 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये घटाएंगे तो ये प्लस में है माइनस में होगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में, तो ये माइनस 12y और ये प्लस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x। 6,000 में से 8,000 घटाएंगे तो ये माइनस का 2,000 बचेगा, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, x बराबर 2,000, ये हो जाएगा x का मान। अब x का मान समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल लो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए x का मान जो है हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 ये है, तो ये है 9 गुणे x के स्थान पर 2,000 माइनस में 4y बराबर का कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। अब इसमें 9 दूनी का 18,000 हो जाएगा, माइनस में 4y इक्वल का कितना 2,000 होगा। तो माइनस का 4y लिखेंगे, ये होगा 2,000, ये 18,000 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 18,000, तो माइनस में 4y इक्वल का 18,000 में 2,000 घटाएंगे तो माइनस का 16,000 आएगा, माइनस से माइनस को काट दो तो y बराबर 16,000 बटे 4, 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 3 0, मतलब 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 4,000 होगा। तो यहाँ पर x y किसी माने हैं, आय माने हैं, तो ये बोला क्या है सवाल में, देखिए उनकी मासिक आय बताइए, उनकी मासिक आय बताइए। तो उनकी मासिक हमें आय बताना है, तो हमें मासिक आय के लिए देखिए ए की मासिक आय क्या था 9x था, तो हमको x का मान निकालना है, y की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए की मासिक आय, ए की मासिक आय, और ये ए का बताना है और बी की मासिक आय बताना है। तो बी की मासिक आय, तो ए का भी बताना है बी का, तो ए की मासिक आय कितना है 9x है, और बी की मासिक आय कितना है 7x है। तो ये 9x है, तो 9 गुणे x के स्थान पर 2,000, तो ये हो जाएगा 9 दूनी का 18,000, ये हो गया पहला आंसर। ये कितना था 9, ये था हमारा 7x था, तो ये 7 गुणे 200 करेंगे 2,000, तो 7 दूनी का कितना होगा 14,000 हो जाएगा। तो 18,000 और 14,000 जो है इसका फाइनली आंसर आएगा, रुपए लगा देंगे। तो ए की मासिक आय 18,000 रुपये और बी की मासिक आय 14,000 रुपये होगा। यही जो है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ पर अगर व्यय पूछता तो व्यय के लिए हम यहाँ पर मान रखते, ए का मासिक व्यय यहाँ वाई का मान रख के सॉल्व करते, ये तो हमसे व्यय पूछा ही नहीं है, तो हमें केवल एक्स की ही ज़रूरत थी। बाकी वाई का मान निकाल लीजिए या ना निकालो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी।
होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में यही 3 सवाल बताना था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, सभी वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पार्ट वाइज पार्ट मिल जाएगा। आप लोग इधर भटकने से अच्छा है कि आप पार्ट वाइज पार्ट एक बार देखेंगे। तो हाँ, एक बार देखिए, लाइन से आप देखेंगे तो आपके भी मन में होगा कि हाँ, हमने लाइन से पढ़ा, इसका मतलब दिक्कतें खत्म है। जब आपके मन में ऐसा हो जाएगा कि दिक्कतें खत्म है तो सच में 100% दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि सवाल का यानी कि मैथ का जो डर है वो ऑलरेडी हम लोग बना के रखे हैं। जिस दिन डर खत्म हो उस दिन मैथ की सवालें आसान हो जाएंगी। तो चलिए, ये हमारा 24 नंबर सवाल है और पार्ट नंबर 6 था। अब आपको हम पार्ट नंबर 7 में जो है चैप्टर 4 की सवाल बताएंगे, जो कि चैप्टर 3 की सवाल यहीं पर समाप्त हो जाती है। इतना ही चैप्टर 3 तक पूछेगा, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। अगर इसके अलावा भी कहीं लगता है कि पूछेगा तो वो आपको लास्ट में होते होते प्रैक्टिस सेट के रूप में लगभग 10 या 15 प्रैक्टिस कराएंगे। उस प्रैक्टिस में हम कवर कर देंगे। जो सवाल आपको इधर बताए हैं वो प्रैक्टिस में हम कवर नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।